नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और इसमें हम बात करेंगे तकनीक के इस्तेमाल की, क्योंकि तकनीक का जो इस्तेमाल है वो अपने आप में जहां पर एक वरदान है, वहीं पर उसमें कई चिंताएं भी सामने आती हैं। 10 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया और वो इस तरह का पहला देश बन गया। इसके तहत बच्चों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये अपने आप में इसने पूरी दुनिया में एक बहस को भी छोड़ा है और इसे एक तरह से इसका एक इनिशिएटिव स्टेप्स बताया जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया विचार कर रही है। और ये जो सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल क्योंकि आज के दौर में बहुत आवश्यक भी है, लेकिन कई तरह की चिंताएं भी हैं। लेकिन आपको हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इसको लेकर काफी संवेदनशील है और इसी के तहत बड़े ही अच्छे आंकड़े आए हैं सरकार के सहयोग पोर्टल से भी। तो किस तरह की चिंताएं हैं, किस तरह की चर्चा है और उसके क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ सरकार के कदम हैं और क्या कुछ हमारी जिम्मेदारी है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर जितेंद्र नागपाल हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है पवन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो फैसला रहा है और इससे दुनिया भर में जिस तरह की चर्चा भी है, चिंता भी है, कारगर उपायों की एक तलाश भी है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आजकल बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि भारतवर्ष में भी बच्चों पर सोशल मीडिया का बैन लगाया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना बैन अमल कर दिया है और उसको प्रोत्साहित एक फैक्टर बनाते हुए अब और कंट्रीज भी सोच रही हैं कि क्या हमें ये करना है या नहीं करना। मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में इस बात को करने में बहुत ज्यादा चुनौती होगी। उसका कारण यह है कि भारत ने अपने बच्चों को ऑलरेडी अब सोशल मीडिया का एक्सेस लगभग कई दशकों से दे रखा है। दूसरी बात, एक बार बच्चों को आपके मुंह में खून लग गया है तो वो बच्चे अब इतनी जल्दी से तो आपकी बात मानेंगे नहीं। और अगर आप कहेंगे कि भी मैं सोशल मीडिया पर बैन लगा देता हूं, तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो बच्चे अपनी उम्र को गलत बयानी करते हुए बढ़ा चढ़ाकर फिर भी सोशल मीडिया का एक्सेस करेंगे। देखिए, भारतवर्ष में पेरेंटल कंट्रोल नाम की चीज है ही नहीं, और बच्चों को जैसे पता लगता है कि उनके पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो वो जानबूझ के उसको विफल करने के तरीके अपनाते हैं। तो आज ये बात तो चर्चा चल रही है, सही है, उसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए, माँ बाप के दृष्टिकोण से देखा जाए, परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविक तौर पर सवाल बुनियादी जो हमारे समक्ष खड़ा होता है तो ये कि क्या हम इस तरह के मंसूबे को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। मुझे लगता है भारतवर्ष में इस तरह की बैन को लगाने में बहुत ज्यादा चुनौतियां आने वाली हैं। बैन जो है उसकी जो है और अब हम आपको बता दें कि भाजपा के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और ये आप दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे दृश्य देख रहे हैं। उनके स्वागत के लिए किस तरह से जो तमाम भाजपा कार्यकर्ता हैं और जो मीडिया है वो भी वहां पर मौजूद हैं, और जो ये दृश्य बता रहे हैं, ये उत्साह जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त अब हम फिर से अपनी चर्चा पर आपको ले चलते हैं, और जो एक्सपर्ट हैं पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, जब किसी भी ऐप पर या किसी भी इस तरह की तकनीक पर या किसी भी फैसले की बात होती है तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो क्या है, उस पर विचार विमर्श चलता है, और उस पर जो है पहले के जो उठाए गए कदम हैं वो कितने कारगर हैं। क्या कुछ स्थिति आप भारत में देखते हैं? देखिए, पहले कदमों को नजर मारे तो उस पर दृष्टि मारे तो आप पाएंगे कि साहब, पहले हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए रखे। क्यों? क्योंकि हमारा इंडियन मेजोरिटी एक्ट है। मेजोरिटी एक्ट कहता है कि साहब, जब बच्चा कानून के दृष्टिकोण में तब बच्चा माना जाता है जब तक वो 18 साल की उम्र को पूरा ना कर दे। तो 18 साल के बिलो हर व्यक्ति बच्चा माना जाता है।
बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कानून ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया है सेक्शन 67B आईटी एक्ट के तहत। लेकिन बच्चों का सोशल मीडिया का एक्सेस के बारे में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। इनफैक्ट कुछ देर पहले एक जनहित याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही थी कि कहीं ना कहीं बच्चे आज अपने उम्रों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म या एज गेटिंग मैकेनिज्म फिलहाल भारतवर्ष में मौजूद नहीं है। फिलहाल ये मैटर तो विचाराधीन है, लेकिन हमने देखा कि केंद्रीय सरकार 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स लेकर आई। उन रूल्स में स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं तमाम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो कदम उठाएंगे ताकि बच्चों का संरक्षण हो सके, बच्चों को अनावश्यक तरीके से एक्सपोजर ना मिल सके। लेकिन इन रूल्स के आने के बावजूद भी हम पाते हैं कि बच्चों के संरक्षण की दिशा में कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए गए। हाँ, 2021 के रूल्स में अब ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आ गया है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है, उनके माँ बाप को भी इसके बारे में मालूम नहीं है। तो वर्तमान कानून ने बच्चों को वास्तविक जीवन में, एक्चुअल वर्ल्ड में सशक्त या सुरक्षित करने में कदम तो उठाए हैं, लेकिन जितने कदम उसे उठाने चाहिए बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के दृष्टिकोण को देखते हुए वो नहीं उठा पाया है। और तभी जरूरत है कि अब आज इस तरह के जो इशू है उस पर डिस्कशन की जाए। बिल्कुल। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सहयोग पोर्टल जो सरकार का आया उसके जो आंकड़े हैं वो काफी उत्साहजनक हैं। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में देखते हैं तो 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें 2300 से ज्यादा ब्लॉकिंग ऑर्डर भेजे गए हैं। तो इस तरह से सरकार, जैसे आप बता रहे थे कि अब जो है ज्यादा संवेदनशील हो गई है, लगातार इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं, उसे एक्सेस भी किया जा रहा है और उस तरह की जो पहचान करके क्या कुछ कारगर उपाय हो सकते हैं। ऐसे में जो सहयोग पोर्टल है ये कितना प्रभावी साबित हुआ है? देखिए, इस सहयोग पोर्टल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है ये उपभोक्ताओं को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से न केवल आपको पता लग पाता है कि आपका एक्सपोजर क्या है, आपकी क्या सुरक्षा, साइबर सुरक्षा में वल्नरेबिलिटीज हैं, खामियां हैं, और वो किस तरीके से आप कदम उठा सकते हैं ताकि आप जो पर्सनल प्राइवेसी है और डेटा प्राइवेसी है उसका संरक्षण कर सके। कुछ साल पहले उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे में ऐतिहासिक घोषणा करी थी कि भारतवासियों को अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार शामिल है। लेकिन अब भी देख पाए हैं कि पिछले 8 सालों में भी हम भारतवर्ष डेडिकेटेड तौर पर एक प्राइवेसी रिलेटेड लेजिस्लेशन नहीं लेकर आ पाए। तो यही कारणवश है कि हमें और ज्यादा तवज्जो देनी होगी। ये संचार साथी ऐप भी एक अच्छा ऐप रहा है और हालांकि इसके बारे में कुछ वाद विवाद हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप उसकी परमिशंस देखें तो वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि मुझे सिर्फ लिमिटेड परमिशंस चाहिए, मैं आपका जो डेटा है किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ ताकि आपके डेटा का संरक्षण हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगली बार मैं जब भी आपसे कुछ जानकारी आपके बारे में एकत्रित करूंगा तो मैं आपसे पहले अनुमति लूंगा, आपको जानकारी और नोटिस दूंगा। तो ये महत्वपूर्ण कदम है। कहीं ना कहीं जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से लागू हो रखा है उनके सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। सरकार का एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया हुआ एक सकारात्मक कदम है। लेकिन वो क्या रहा है कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हम बन चुके हैं, सबसे बड़े प्रजातंत्र हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में जितना भी काम सरकार करती है जनसंख्या के आंकड़ों के साथ जब कंपेयर किया जाए तो कम ही नजर आता है। तो और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन सरकार की सराहना भी बिल्कुल। की जानी लेकिन जब हम जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनकी जवाबदेही की बात करते हैं और उनसे सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें जो सेक्शन है 79(3)(b ये इन प्लेटफॉर्म्स को नेशनल और इंटरनेशनल जो डिजिटल मानक हैं उनके तहत कितना जवाबदेह बनाता है और कैसे बनाता है? देखिए, भारतीय सरकार की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि वो सेक्शन 79 आईटी एक्ट लेकर आया है। सेक्शन 79 आईटी एक्ट इन प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स को एक सुरक्षा कवच तो प्रदान करता है, लेकिन कुछ लिमिटेड परिस्थितियों में। मसलन
कानून कहता है सेक्शन 79 कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो बाय एंड लार्ज मैं आपको थर्ड पार्टी डेटा के लिए लायबल नहीं करा करूंगा, प्रोवाइडेड आपने 4 कंडीशंस का पालन किया है। पहली बात कि आपने भारत के आईटी एक्ट और रूल्स का पालन किया है। दूसरी बात, आपने एक्सरसाइज करी है ड्यू डिलिजेंस, सावधानी, जब आप अपनी ड्यूटियों का निर्वाह कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने किसी भी क्राइम में कंस्पायर या एबेट नहीं किया है। और चौथी बात, जब आपको सरकार बोलती है कि किसी कंटेंट को आप रिमूव करें तो आप उसे रिमूव या डिसेबल करेंगे जल्द से जल्द। अगर इन 4 कंडीशंस का आप पालन करते हैं तब आपको ये सुरक्षा कवच सेक्शन 79 प्रदान करता है, जो कहता है कि ठीक है, अगर आपने 4 कंडीशंस फॉलो कर ली तो आप पर कहीं पर भी कुछ भी मुकदमा हो जाए, आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना होगा। कुछ भी कंप्लेंट आपके खिलाफ आ जाए, आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो जब ये स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी दी गई है, इसलिए दी गई है ताकि निडर होकर जो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी ड्यूटियों का निर्वाह कर सके। लेकिन हो क्या रहा है कि हालांकि इस सेक्शन 79 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है बहुत सारे मुकदमों में, लेकिन समस्या ये आता है कि अब साइबर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सेक्शन 79 की आड़ के पीछे छुपते हुए अब एक नया प्रकार की दलील देते हैं कि साहब सेक्शन 79 तो मुझे कंप्लीट इम्यूनिटी देता है, तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं। मुझे लगता है वो थॉट प्रोसेस गलत है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ चुका है, एआई के द्वारा बहुत सा दुरुपयोग किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए इन सर्विस प्रोवाइडर्स को सेक्शन 79 आईटी एक्ट के तहत ज्यादा जवाबदाही, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा अकाउंटेबल बनाना होगा। और अब अंत में आवश्यकता है कि केंद्रीय सरकार नए प्रकार के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित कर दे सेक्शन 87 आईटी एक्ट में, जो आईटी रूल्स 2021 जहां खत्म होते हैं वहां से शुरू हो और नए प्रकार की ड्यू डिलिजेंस या कंप्लायंस पैरामीटर्स को परिभाषित करें। अगर ऐसा काम करेंगे तो काफी हद तक हम इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार, ज्यादा अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे। बिल्कुल, यही अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, जवाबदेही की बात आती है, दुग्गल जी आपसे यही समझना चाहेंगे, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और कानूनी एजेंसियां हैं उनके बीच जो समन्वय की प्रक्रिया है और जो सहयोग की प्रक्रिया है वो तेज होना कितना जरूरी है और उसको तेज करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हमारे पास हैं? देखिए, आईटी एक्ट का जब संशोधन हुआ था 2008 में जी, तब ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे नए प्रावधान डाले थे कानून में। फिर जब आईटी रूल्स 2021 आए हैं तो रूल्स स्पष्ट तौर पर एक ड्यूटी परिभाषित करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम की घटनाओं में पूरी सहयोग प्रदान करेंगे। जब जब उनसे जो जानकारी मांगी जाएगी वो जानकारी जरूर देंगे। अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो कानून मानेगा कि वो आईटी रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करी है। तो उसका सीधा तात्पर्य ये होगा कि जो उनकी स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी सेक्शन 79 आईटी एक्ट प्रदान करता है वो उसे छीन ली जाएगी। तो देखिए, कानून तो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम आज की तारीख में ये भी है कि अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट और सरकारी एजेंसीज के साथ आंख मिचौली खेलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, लॉग्स नहीं देते और अभी तक उनके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एक ट्रीटमेंट दिया गया है। मुझे लगता है कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर सर्विस प्रोवाइडर पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, सरकारी एजेंसीज को जानकारी नहीं देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक संदेश दिया जाना चाहिए कि आप भारतवर्ष में जब ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको भारतीय कानून के प्रावधानों का पालन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है इस तरह की ज्यादा इफेक्टिव एनफोर्समेंट जब की जाएगी आईटी एक्ट की, आईटी रूल्स, तो काफी हद तक मुझे लगता है एक मैसेज आएगा और हम प्रेरित कर पाएंगे इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो जितनी कॉर्पोरेशन अभी तक दे रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की के द्वारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, उसकी संदर्भ में, उसकी तुलना में ज्यादा कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज और कदम अपनाएं। बिल्कुल, और जिस तरह से ये स्ट्रैटेजीज जो हैं इस दिशा में आगे बढ़ा जाया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपको लगता है कितना उत्साह जगाते हैं? 6 कंटेंट जो हैं वो प्रतिदिन
ब्लॉक करने के ऑर्डर जो हैं वो दिए गए हैं, अभी तक का जो डेटा है। तो इसको देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जवाबदेही जो है वो साइबर सिक्योरिटी की तो है ही, ये मानसिक वेलबींग से भी जुड़ी हुई है बच्चों के। देखिए, आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इंश्योर कर सकें कि सर्विस प्रोवाइडर्स खुद ही प्रोएक्टिवली अपने आप कदम उठाएं। आज की तारीख में सर्विस प्रोवाइडर्स एक तमाशबीन बन के रह जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब मैं तो स्पेक्टेटर हूं, मैंने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं कुछ नहीं करना चाहता, जो गड़बड़ कर रही हैं और लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है उस मानसिकता से उनको बाहर निकलना होगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स तो दे रही है, लेकिन हर वक्त हर परिस्थिति में गवर्नमेंट ब्लॉकिंग नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मैकेनिज्म है और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति भी परिभाषित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी देखिए, ब्लॉकिंग मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रावधान नहीं है। इसका कारण यह है कि ब्लॉकिंग एक 19वीं सदी का माइंडसेट शो करता है, जिसके चुनौतियों को, समस्याओं को डील करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी आप किसी कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश देते हैं, वहां पर इंटरनेट ट्रैफिक तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्लॉकिंग के बगैर अच्छी बात होगी कि अगर फिल्टरिंग लेवल 1 पर ही हो जाए, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पर हो जाए। अपना जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आईटी रूल 2021 में स्थापित किया है, ये भी अभी काफी ढीला ढाला है। कहीं अगर उसको भी हम सुडौल बना सकें, सशक्त बना सकें, तो इफेक्टिवली लोगों को और इफेक्टिव रेमेडी मिल पाएगी। वो अपने लेवल पर प्रोएक्टिवली ही इस प्रकार की शिकायतें सर्विस प्रोवाइडर्स को कर पाएंगे, और सर्विस प्रोवाइडर स्वयं खुद ही अपने लेवल पर इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक या डिसेबल एक्सेस कर पाएगा। सरकार को हर परिस्थिति में इंटरवीन, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसलिए कहीं ना कहीं साइबर अवेयरनेस, साइबर रिस्पॉन्सिबिलिटी और साइबर रेजिलियंस जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ज्यादा प्रचलित होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इसी अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुग्गल जी, जिस तरह से अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र नागपाल भी जुड़ गए हैं, सीनियर साइकाइट्रिस्ट हैं। बहुत स्वागत है नागपाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कितनी बड़ी चिंता जो है साइबर सुरक्षा और बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है वो इस वक्त बन चुका है, और किस तरह से बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये विषय बड़ा संकट का भी है, लेकिन दिलचस्प इसलिए है कि किशोरों की दुनिया जो है, हमारे बच्चे जब ये किशोर अवस्था में जाते हैं, खासकर जो 10 से 18 साल की उम्र है, विश्व भर में पाया जा रहा है कि कम से कम नहीं तो 15-20% प्रतिशत ये बच्चे मानसिक रोग के शिकार होते जा रहे हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया ने, डेनमार्क ने, फिनलैंड ने और कई ऐसे कंट्रीज़ ने इस बारे में खुद बताया भी है। और इसका इम्पैक्ट जो है, केवल एक व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़िंदगी पर नहीं, हमारे व्यावसायिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई के संबंधित जीवन में और आगे करियर, जॉब और वर्क फोर्स बनने की ताकत इंसान की निचोड़ी जाती है सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से। हम मानते हैं कि फ्रीडम और डेमोक्रेटिक ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है समाज में, एक चाइल्ड राइट्स का ज़माना है। बट देखिए, जब बात ये आती है कि साइंटिफिक एविडेंस इस बात से परिचित है कि कहीं न कहीं हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, उसके ऊपर भी एक न्यूरो साइंसेस का एविडेंस आ गया है कि जो बालक का ब्रेन होता है, गीली मिट्टी है, क्ले की तरह होता है और अभी वो सीमेंट पूरा बना नहीं है। लेकिन उससे पहले ही अगर एक हमारे ब्रेन के कई जो केमिकल्स हैं या उसकी जो ऊर्जा है, वो कमज़ोर होने लग जाए और बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से या साइबर वायलेशन से जब हम उसको मिसयूज़ करते हैं या अब्यूज़ करते हैं, वो अनजाने में हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए आकर्षित है, एक मनोरंजन का एक साधन भी है, लेकिन पता नहीं लगता है। तो हमें ये जानकारी लेना, एक समाज को एक स्टडी करना, रिसर्च करना ज़रूरी था। अब एविडेंस ये बताता है कि उसका इम्पैक्ट
जब ओवर यूज़ होता है या अब्यूज़ होता है, वो केवल बच्चे के ब्रेन में नहीं, तमाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। ये इंसान आइसोलेटेड हो गया है, अपनी ज़िंदगी से और सामाजिक ज़िंदगी से दूर हो रहा है, परिवार में बातचीत कम है, कन्वर्सेशंस नहीं हो पाते हैं। मेंटल हेल्थ के कई सारे प्रॉब्लम, जैसे आपको बता दें कि डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स, पैनिक अटैक, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, नींद ना आना और कहीं न कहीं बच्चे जब स्कूल पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी पढ़ाई-लिखाई का जो क्वालिटी है और दिन में फ़ोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन ना दे पाना, ओवरऑल एक जिसको कहते हैं ना इकोसिस्टम ह्यूमन एक्जिस्टेंस का कहीं न कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है 18 साल से कम उम्र में। तो क्या ये सबूत इनफ नहीं है कि हम इसके बारे में एक डेमोक्रेटिक तरीके से सोचें? बच्चों को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसका यूज़ है, अगर वो यूज़ इतना ज़्यादा आंकड़े बताते हैं कि उसका इम्पैक्ट बच्चे की मानसिकता, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य पे हो रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इस तरीके का कानून आना वाजिब है, ज़रूरी भी है और साथ-साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप जीवन कौशल शिक्षा, लाइफ़ स्किल्स को स्कूल में कम से कम एक नया दर्जा दें। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, ना केवल अव्वल नंबर लाना और आईआईटी या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाना, ये मकसद नहीं है पढ़ाई का, स्कूल जाने का। मकसद है कि आर यू डेवलपिंग अ होलिस्टिक, इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटरी पर्सनैलिटी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर परसेप्शन अबाउट लाइफ। अगर वही आज खराब हो रहा है, तो फिर स्कूल किस काम का, पढ़ाई किस काम की? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि समझें हम कि हम घर संसार को भी एक स्कूल माने, विद्यालय है और हमारा स्कूल एक बड़ा बिल्कुल। परिवार है, जो खासकर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं जो साहब ने बताया, पवन साहब ने, कि हम साइबर वेलनेस पे तो ध्यान दें, लेकिन हम ह्यूमन वेलनेस और लाइफ़ के वेलनेस में भी ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दुग्गल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी है, क्योंकि एक कदम उठाया जाता है तो कई अन्य कदम जो हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो ढूँढ लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार के द्वारा जिस तरह का एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जब हम सहयोग पोर्टल की बात करते हैं या अन्य नियमों की बात करते हैं, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी जो है एक विजन जो है उसके रूप में देखा जाता है, और इसके साथ ही जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है सबकी, वो भी, उसे भी किस तरह से बताना चाहेंगे? वचनबद्ध है एक ऐसा प्रोएक्टिव इकोसिस्टम को डेवलप करने में, जो कहीं ना कहीं इफेक्टिव लोगों को इफेक्टिव रेमेडी प्रदान कर सके, जो कहीं ना कहीं एक जागरूकता प्रदान कर सके और आपको पहले से ही प्रोएक्टिव तरीके से बचाने का प्रयास कर सके। देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया तो एक भंवर जैसा है। एक बार आप भंवर के अंदर घुस गए तो बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार लगातार अपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कोशिश कर रही है कि जागरूकता बढ़ाई जाए, बच्चों के हाथों को सशक्त किया जाए, उनके परिवार को, उनके माता-पिता को ज़्यादा जागरूक बताया जाए कि क्या-क्या नई चुनौतियाँ आज बच्चे सोशल मीडिया पर फेस कर रहे हैं और इस सहयोग पोर्टल के द्वारा, संचार साथी पोर्टल के द्वारा कहीं न कोशिश कर रही है कि उपभोक्ताओं के हाथों को और ज़्यादा बिल्कुल, सशक्त किया सरकार जाए। के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो जागृति है इस बारे में, अवेयरनेस है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसके तहत जो ज़िम्मेदारी तय करना है, वो भी इसका एक बड़ा टूल है। बहुत शुक्रिया दुग्गल जी, बहुत शुक्रिया नागपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लगातार सरकार कदम उठा रही है कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग है वो ना हो, कम से कम हो, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बन जाती है कि हम इसको पहचानें और किस तरह से जो सरकार के कदम हैं, जो सरकार के निर्देशन हैं, दिशा निर्देश हैं, उन पर चलें, जिससे कि इस समस्या का एक स्थायी समाधान पाया जा सके। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।